Okay, so thank you for joining all of you, and this is the first lecture of a C++. So in this lecture we are going to learn these topics. Okay, so already मैंने बहुत सारे बेहतरीन कंटेंट इसके ऊपर प्रिपेयर किए हैं. आपको ये सारे कंटेंट मिलेंगे और सेकंड चीज़ है कि आपको यही सारे नोट्स भी मिलेंगे आपको. ठीक है, तो अभी सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू द C++. तो यहाँ पे पहली बार जब भी हम कोई चीज़ सीखते हैं तो हमें इंट्रोडक्शन सीखना बहुत ज़रूरी होता है. इंट्रोडक्शन अगर हम सीखते हैं तो हमें पता चलता है, एक आइडिया मिलती है कि वो चीज़ क्या है, इसके अंदर हम क्या सीखने वाले हैं, क्या क्या मतलब व्हाट इज़ द बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स क्या है. तो कभी भी इंट्रोडक्शन को कभी मिस मत कीजिए. दैट इज़ द फर्स्ट इनिशियल पॉइंट टू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट और थिंग्स विच आर यू गोइंग टू लर्न. तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले देखेंगे हम व्हाट इज़ द C++. तो जहाँ पर भी कोई चीज़ हम सीखते हैं तो वहाँ पे सबसे पहले व्हाट इज़ क्वेश्चन आता है. ओके, तो व्हाट इज़ मतलब जो कि हम कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करते हैं कि वो कॉन्सेप्ट क्या है. ठीक है, तो अगर बात आती है व्हाट इज़ द C++ इज़ अ हाई लेवल जनरल पर्पज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. तो ये वर्ड आपने बहुत जगह पर सुना होगा कि C++ एक हाई लेवल जनरल पर्पज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. ठीक है, तो अभी मान लो कि यहाँ पे इसका मीनिंग क्या होता है हाई लेवल का. अब हाई लेवल का मतलब क्या होता है कि जब हमारा जो भी कंप्यूटर सिस्टम होता है इस तरीके से, ये जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम है, कंप्यूटर के अंदर क्या होते हैं, हार्डवेयर होते हैं, हार्डवेयर. ठीक है, और यहाँ पे हमें क्या करना होता है, हमें ये है यूज़र यहाँ पे. ओके, सो जो भी हार्डवेयर्स होते हैं, हार्डवेयर की कोई फंक्शनैलिटी होती है. ठीक है, कोई कोई भी हार्डवेयर कुछ फंक्शनैलिटी परफॉर्म करता है, तो हमें क्या करना है, उस हार्डवेयर की फंक्शनैलिटी का इस्तेमाल करना है, उस हार्डवेयर की कैपेबिलिटी का इस्तेमाल करके उससे काम करवा के लेना है. ठीक है, लेकिन ये जो हमारा ह्यूमन है, जैसे कि हम ह्यूमन है, ठीक है, तो ह्यूमन और ये है मशीन. तो मेन पर्पज़ क्या है सॉफ्टवेयर सिस्टम का कि मशीन के द्वारा काम करवा के लेना. उसके अंदर जो कैपेबिलिटी है, उसके अंदर जो हार्डवेयर है, उनकी जो स्पेशलिटी है, उनकी जो फंक्शनलिटी है, ये सारी चीज़ें मशीन की हमें यूटिलाइज करके उससे काम करवा के लेना है. तो ये हमारा मेन पर्पज़ होता है. लेकिन दिक्कत यहाँ पे ये आती है कि हम ह्यूमन होने की वजह से हम मशीन को कम्युनिकेट नहीं कर पाते, क्योंकि मशीन को हम बोल नहीं पाते कि यार मुझे ये अपना काम करवा के दो आपसे, बिकॉज वी आर द ह्यूमन एंड दीज आर द मशीन. ठीक है, तो ये चीज़ें अगर आपको मशीन को कुछ कमांड देनी है, क्योंकि मशीन को समझता है सिर्फ 0 1 1 1 0 की भाषा, जिसी को हम बोलते हैं बाइनरी. इसको बाइनरी बोलते हैं. बाइनरी का मतलब क्या होता है, 2, जिसके अंदर 2 बीट होते हैं, एक होता है 1 एंड 0 होता है. तो ये जो बाइनरी होती है उसके अंदर 2 बीट होते हैं, और इसका जो पैटर्न बनता है 0 1 1 1 0, इसी को कहा जाता है बाइनरी लैंग्वेज. बाइनरी लैंग्वेज. ठीक है, तो इस तरीके से ये कंप्यूटर सिस्टम वर्क होता है. ठीक है, अब बाइनरी के अंदर क्या होता है, जैसे मानो 0 है, 0 का मतलब क्या होता है, एब्सेंस ऑफ सिग्नल. एब्सेंस ऑफ सिग्नल, तो ये थोड़ा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक में इसका डिटेल में होगा. यहाँ 1 का मतलब क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ सिग्नल. प्रेजेंस ऑफ सिग्नल. ठीक है, तो सिग्नल मतलब आपकी एक इलेक्ट्रॉनिक वेव होती है जिसके ऊपर थोड़ा मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स उसके ऊपर काम करता है. ठीक है, तो हमें उतना हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं, और इंटरेस्ट सिर्फ इसलिए है कि हमें लैंग्वेज पढ़नी है और इसका इस्तेमाल करना है. तो जैसे मान लो कंप्यूटर को 0 1 1 की लैंग्वेज समझती है और हम ह्यूमन 0 1 को नहीं समझते. ठीक है, अब हमारे ह्यूमन को कंप्यूटर से कुछ काम करवा के लेना है, तो वी कैन नॉट कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर सिस्टम. सो दैट्स वाई कम्युनिकेशन करने के लिए यहाँ पे एक इंटरमीडिएटर बिठाया गया है, और दैट इज कॉल्ड एज अ लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ठीक है, तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप इस लैंग्वेज को सीखो और इस लैंग्वेज के फॉर्म में कमांड दे दो, और ये लैंग्वेज ऑटोमेटिकली उस कमांड को कन्वर्ट करेगा मशीन लैंग्वेज में और कंप्यूटर से काम करवा के लेगा. दैट्स इट. तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, कंप्यूटर को क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, मतलब कंप्यूटर से काम करवा के लेते हैं. ठीक है, अभी हम देखेंगे हाई लेवल का कॉन्सेप्ट, कि आपको बहुत जगह पर बोला जाता है कि हाई लेवल लैंग्वेज. तो हाई लेवल का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है. ठीक है, अब बात आती है यहाँ पे व्हाट इज द हाई लेवल. व्हाट इज द हाई लेवल, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ठीक है, अब हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब ये होता है कि मान लो यहाँ पे आपकी एक लैंग्वेज है, जैसे यहाँ पे C++ इज़ अ हाई लेवल है. तो मतलब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे आपकी एक लैंग्वेज है, कौन सी भी कंप्यूटर लैंग्वेज है,
इस लैंग्वेज के अंदर आप क्या करते हो, कोड लिखते हो, ठीक है। फिर ये कोड जो हमारा कंप्यूटर है यहाँ पे, ये कंप्यूटर, ये कोड डायरेक्टली कंप्यूटर इसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, इस कोड को कंप्यूटर समझ के एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, ठीक है। फिर क्या होगा, कंप्यूटर को समझने के लिए इसके बीच में इंटरमीडिएट कुछ टूल्स होते हैं, इंटरमीडिएट टूल्स, ठीक है। तो ये जो हमारा कोड है, ये कोड इन टूल से ट्रांसलेट होता है, अलग अलग टूल उसको ट्रांसलेट करते हैं और ट्रांसलेट करके फाइनल उसको क्या करते हैं, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि 0110 में, जैसे मैंने हाई लैंग्वेज में मैसेज लिखा है हाई, तो ये मैसेज मुझे कंप्यूटर में जब जाएगा तो ये अलग अलग टूल के बीच में गुजर के वो फाइनली 01 में कन्वर्ट होगा और फिर मशीन को समझेगा कि इसका मीनिंग हाई है, ठीक है। तो ये प्रोसेस होता है। अब हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब ये होता है कि ये जो कोड आपने लिखा है ये डायरेक्टली मशीन पे नहीं एग्जीक्यूट होगा। क्यों? क्योंकि ये लैंग्वेज अलग है और मशीन को अलग समझता है। फिर इसके लिए जो बीच में जो टूल है, तो इसमें से एक लेवल बनती है, जैसे लेवल 0, 1, 2, 3, 4। तो मतलब आप जो कोड लिख रहे हो उसकी लेवल कितनी है, हाई है, इसकी लेवल हाई है, मतलब ये लो लेवल पे नहीं रन हो रहा है। लो लेवल मतलब 0 लेवल, मतलब आप जो भी कोड लिखते हो डायरेक्टली कंप्यूटर उसको समझता है। लेकिन आप कोड लिख रहे हो उसकी लेवल 4 है और उसके बीच में अलग अलग लेवल है, उससे कोड गुजर के फाइनल कंप्यूटर के लैंग्वेज में जा रहा है। तो मतलब आपका कोड जो लिख रहा है जिस लैंग्वेज के अंदर, वो लैंग्वेज क्या हो गई, हाई लेवल हो गई। सो दैट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ द हाई लेवल। तो इसी को कहा जाता है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो C++ एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मतलब इसके अंदर हम कोड लिख सकते हैं। ये लैंग्वेज ह्यूमन को समझने के लिए बनाई गई है। ह्यूमन उसको अंडरस्टैंड करके उसके अंदर कोड लिखेगा और वो कोड ट्रांसलेट होके कंप्यूटर मशीन तक पहुंचेगा और फिर मशीन उसको अंडरस्टैंड करेगा। तो इसलिए C++ को हाई लेवल कहा जाता है, क्योंकि ये डायरेक्टली हार्डवेयर के ऊपर एग्जीक्यूट नहीं होता है, ठीक है। अंडरस्टूड, दैट्स व्हाई C++ इज अ हाई लेवल राइट नाउ। उसके बाद अभी दूसरा कॉन्सेप्ट देखेंगे यहाँ पे, इट इज़ अ जनरल पर्पज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब जनरल पर्पज़ का मतलब क्या है कि अगर आपको कोई सॉफ्टवेयर बनाना है तो ऐसा नहीं कि ये लैंग्वेज में सिर्फ एक ही टाइप के सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं, इसको जनरली यूज कर सकते हैं आप, म्हणजे एनी टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर आप उसके अंदर बना सकते हो, अलग अलग सॉफ्टवेयर बना सकते हो, ठीक, ओके। सो अलग अलग डिमांड है आपकी, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे रन होने के लिए अलग अलग तरीके के सॉफ्टवेयर आप उसके अंदर बना सकते हो। दैट्स व्हाई इट इज़ अ जनरल पर्पज़, मीन्स इसका पर्पज़ जनरल है, ओके। नाउ जनरल पर्पज़ लैंग्वेज का इस्तेमाल करके आप सॉफ्टवेयर अलग अलग तरीके के बना सकते हो। ऐसा बिल्कुल ही नहीं है कि इसका यूज सिर्फ एक ही टाइप के सॉफ्टवेयर बनाने का है, इसलिए इसको जनरल पर्पज़ कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद दैट सपोर्ट प्रोसीजरल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड जेनरिक प्रोग्रामिंग पैराडाइम, ठीक है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो इस पॉइंट के मतलब ये है कि ये जो लैंग्वेज है ये सपोर्ट करती है प्रोसीजरल, इट सपोर्ट द प्रोसीजरल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड जेनरिक प्रोग्रामिंग, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है, अब इसका मतलब ये होता है कि अगर बात आती है प्रोसीजरल की, प्रोसीजरल, ओके। तो प्रोसीजरल का मतलब होता है कि आप एक, आपका कोई कोड है, वो कोड आप एक ग्रुप में रख सकते हो, एक कंटेनर में कोड रख सकते हो इस तरीके से, और इस कोड को जब चाहे तब आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है प्रोसीजरल, ठीक है। तो ये प्रोसीजरल जो कॉन्सेप्ट होता है, इस कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट किया जाता है यूजिंग फंक्शन कॉन्सेप्ट, यूजिंग फंक्शन, ठीक है। आगे आपको फंक्शन क्या है सारी चीज़ें पता चलती है। तो प्रोसीजरल का मतलब यही होता है कि आपका जो भी कोड है वो कोड एक ब्लॉक में रखा जाता है, मतलब एक कंटेनर में कहीं जगह पे, और उस कोड को जब चाहे तब आप उसको यूज कर सकते हैं आपके प्रोग्रामिंग के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके का जो भी प्रोग्रामिंग स्टाइल है, तो ये एक प्रोग्रामिंग स्टाइल है। प्रोसीजरल मतलब प्रोसीजरल इज अ प्रोग्रामिंग स्टाइल, ओके। तो एक प्रोग्रामिंग का स्टाइल है, मतलब इस स्टाइल से प्रोग्रामिंग इसके अंदर की जाती है, इस स्टाइल की प्रोग्रामिंग C++ के अंदर सपोर्ट होती है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई इट इज अ प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। राइट नाउ अभी बात करते हैं इसके दूसरी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब ये होता है कि हमारे रियल लाइफ में सारी चीज़ें क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है,
ठीक है। तो जैसे कि मान लो यहाँ पे हमारा एक ऑब्जेक्ट है, ओके। तो हमारे अगर रियल लाइफ की बात करें तो ईच एंड एवरीथिंग इन द फॉर्म ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज़ है जिसकी उसकी दो प्रॉपर्टी होती है। एक होता है उसकी प्रॉपर्टी बोलते हैं, जिसको डेटा बोलते हैं, उसका डेटा होता है, और एक होता है कि वो क्या एक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ों का मिलके क्या बनता है, ये दोनों चीज़ें एक ही एंटिटी के अंदर होती है, उसी को बोला जाता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हमारे रियल लाइफ में यही होता है। जैसे कोई भी एक चीज़ है, जैसे मैंने पेन लिया है, पेन, तो पेन को हम क्या कह सकते हैं, इट इज़ अ ऑब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि पेन की दो प्रॉपर्टी है, एक है उसकी डेटा और पेन क्या एक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है। अगर बात करें पेन के डेटा की, तो पेन का डेटा क्या है, पेन का वेट हो सकता है, नंबर 2 उसका कलर हो सकता है, कौन से कलर का पेन है, नंबर 3 उसकी प्राइस हो सकती है। तो ये पेन का कुछ डेटा है। अब एक्शन मतलब पेन क्या कर सकता है, पेन लिख सकता है, राइट कर सकता है, तो ये क्या हो गई, उसकी एक्शन हो गई। तो एक्शन को ही कहा जाता है मेथड और फंक्शन, मेथड और फंक्शन, ठीक है। तो इस तरीके से ये दोनों चीज़ें मिलके एक ऑब्जेक्ट बनता है। सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का मतलब यही होता है कि आप जो भी आपको कोड करना है, आप उस कोड को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे से कर सकते हो। मतलब आप उसको कुछ डेटा और उसके ऊपर जो कोड ऑपरेट होने वाला है, वो कोड एक ही मेमोरी लोकेशन पे आप रख के उसको यूज़ कर सकते हो। तो दैट इज़ कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट। मीन्स रियल लाइफ में जिस तरीके से हम ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वैसे ऑब्जेक्ट्स आप प्रोग्रामिंग के फॉर्म में बना सकते हो, और उस फॉर्म में बना के उसका यूज़ करके आप प्रोग्रामिंग के ज़रिए प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। सो दैट्स अ ग्रेट बेनिफिट। एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है उसी को UPS कहा जाता है। इट इज़ अ नाउ वेरी डिमांडिंग एंड पॉपुलर एंड डिमांडिंग, ओके। तो ये आपको सीखना ज़रूरी है, एंड ये आपको आना ही चाहिए। यू मस्ट नो UPS कंसेप्ट, ओके। तो आपको UPS कंसेप्ट पता होना बहुत ज़रूरी है, ओके। सो ना राइट नाउ हियर, नाउ थर्ड है, ये एक जेनरिक प्रोग्रामिंग पैराडिग्म है, इसको भी एक सपोर्ट करता है। अब जेनरिक प्रोग्रामिंग पैराडिग्म का मतलब क्या होता है कि जैसे भी हम प्रोग्रामिंग में बात करते हैं जेनरिक की, यहाँ पे बात आती है जेनरिक की। सो जेनरिक का मतलब क्या होता है, इससे जनरल, इट इज़ अ जनरल, ठीक है। तो जनरल मतलब क्या है कि प्रोग्रामिंग में अगर बात आती है जेनरिक की, तो इसका मतलब होता है कि प्रोग्राम के अंदर आप डेटा यूज करते हो, हमारा मेन पर्पस होता है इस डेटा के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करना, और उसके जो मिलता है वो होता है हमारा आउटपुट, उसी को हम बोलते हैं रिजल्ट और इंफॉर्मेशन। तो हमारा यही काम होता है कि कुछ डेटा होता है, उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं हम, और उससे कुछ रिजल्ट निकालते हैं, ठीक है। तो यही काम होता है आपका प्रोग्रामिंग का। तो जेनरिक का मतलब ये होता है कि आपका को डेटा जो है, डेटा के अलग अलग प्रकार होते हैं, सेम डेटा, सब डेटा सेम नहीं होता है, ठीक है। जैसे कोई डेटा आपका नंबर फॉर्मेट में होता है, जैसे 10, 20, 30, 40। कोई डेटा आपका स्ट्रिंग फॉर्मेट में होता है, जैसे राजू, वेलकम, ठीक है। तो ये क्या है, डेटा अलग अलग फॉर्मेट में है, अलग अलग फॉर्म में है, इसलिए इसको कहा जाता है डेटा टाइप। डेटा का ये टाइप होता है, उसी को हम डेटा टाइप बोलते हैं। आगे मैं आपको बताऊंगा क्या क्या है। तो कोई किसी भी टाइप का डेटा के ऊपर आप सेम कोड कर सकते हो, और वो कोड सब टाइप के डेटा पे एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो इस तरीके की जो भी प्रोग्रामिंग स्टाइल होती है, उसी को कहा जाता है जेनरिक प्रोग्रामिंग स्टाइल, ठीक है। तो जेनरिक का मतलब क्या है कि सेम डेटा कौन सा भी हो, उसके ऊपर सेम प्रोसेस अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। जैसे मान लो कि आपके पास एक प्रोसेस है, एक आप एक्शन करना चाहते हो, ठीक है। तो एक्शन करना चाहते हो तो मतलब आपकी एक्शन है ब्रेक, आप कुछ भी चीज़ को ब्रेक करना चाहते हो, ठीक है। तो ब्रेक एक एक्शन है, लेकिन ब्रेक करने के लिए आप कुछ भी चीज़ों को ब्रेक कर सकते हो। मैं पेन को भी ब्रेक कर सकता हूँ, लैपटॉप को भी ब्रेक कर सकता हूँ, जो भी चीज़ें, मतलब ये जो चीज़ें पेन, लैपटॉप, ये क्या है, अलग अलग डेटा है आपका, अलग अलग टाइप का डेटा है, ठीक है। तो जैसे पेन है, पेन एक अलग टाइप हो गई, लैपटॉप अलग टाइप हो गई। मैं लैपटॉप को भी ब्रेक, मतलब ये ब्रेक प्रोसेस सब टाइप के ऊपर क्या कर रही है, काम कर रही है। तो सेम इसी तरह से C++ के अंदर आप ऐसा कोड बना सकते हो जो कि अलग अलग डेटा
के ऊपर काम करेगा, उसी को कहा जाता है जेनरिक प्रोग्रामिंग पैराडिगम। तो जेनरिक प्रोग्रामिंग पैराडिगम के अंदर पैराडिगम का मतलब क्या होता है यहाँ पे, इस स्टाइल, पैराडिगम को कहा जाता है स्टाइल। ठीक है, तो पैराडिगम अलग अलग स्टाइल होती है जिसके उस स्टाइल में प्रोग्रामिंग की जाती है। ठीक है, तो राइट नाउ हियर ये जो C++ है ये सपोर्ट करता है प्रोसीजरल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड जेनरिक प्रोग्रामिंग पैराडिगम। ठीक है, तो इस ये C++ के बारे में हमें ये चीज़ ध्यान में रखना है। ठीक है, ज़्यादा कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं, C++ के बारे में पूछा गया है तो ये एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, हाई लेवल का कॉन्सेप्ट मैंने बताया आपको। उसके बाद है ये सपोर्ट करता है प्रोसीजरल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड जेनरिक प्रोग्रामिंग पैराडिगम। ठीक है, तो ये अलग अलग स्टाइल में प्रोग्रामिंग करने की मैकेनिज्म और फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, सो राइट नाउ मूविंग नेक्स्ट, अभी हम देखेंगे की फीचर्स। की फीचर्स, तो जब भी कोई लैंग्वेज कुछ फीचर प्रोवाइड करती है, मतलब वो एक मैकेनिज्म प्रोवाइड करती है जिसका यूज़ करके हम एप्लीकेशन बना सकते हो। तो लैंग्वेज की पावर आपको पहचाननी है तो आप उसके फीचर को पहचानना होगा कि ये लैंग्वेज ऐसे क्या फीचर प्रोवाइड करती है ताकि हम उस फीचर का यूज़ करके हम हमारा एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको फीचर्स पढ़ना पता होना ज़रूरी है। फीचर्स उसके क्या है ये समझना ज़रूरी है, उसके हिसाब से आप उस लैंग्वेज को चूज़ करना है या नहीं करना है, आपके नीड के अकॉर्डिंग वो आप डिसाइड कर सकते हो। ठीक है, अब चलो इसके फीचर्स क्या क्या है देखेंगे। पहला फीचर्स है इसका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो C++ से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग फीचर आपको प्रोवाइड करती है जिसके अंतर्गत सपोर्ट करता है क्लास, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन एंड एब्स्ट्रैक्शन। तो दीज आर द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट है जिस कॉन्सेप्ट को वो सपोर्ट करता है, मतलब वो कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको एक मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है जिसका यूज़ करके आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आगे जाके इसके ऊपर सेपरेट चैप्टर है पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, क्लासेस के ऊपर, तो ये आगे हम सारी चीज़ें डीप में देखेंगे किस तरीके से। ठीक है, नाउ मूविंग नेक्स्ट, आगे जाके हम देखेंगे। ठीक, नाउ अभी हम देखेंगे इसको लो लेवल मैनिपुलेशन। लो लेवल मैनिपुलेशन, ठीक है, अब लो लेवल मैनिपुलेशन का मतलब क्या होता है, अलाउ डायरेक्ट मैनिपुलेशन ऑफ अ हार्डवेयर एंड मेमोरी मेकिंग सुटेबल फॉर अ सिस्टम प्रोग्रामिंग। ठीक है, अभी इसका ये सबसे बड़ी पावर है, इसकी सबसे बड़ा इसका एडवांटेजेस है कि ये लो लेवल मैनिपुलेशन सपोर्ट करता है। अब लो लेवल मैनिपुलेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करते हैं कि मैनिपुलेशन, ठीक है, अब यहाँ पे मैनिपुलेशन, ठीक है, तो मैनिपुलेशन का मतलब क्या होता है, आपको सारे कॉन्सेप्ट पता होना ज़रूरी है। मैनिपुलेशन का मतलब क्या होता है कि आप मॉडिफाई कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। तो मतलब आप उसके ऊपर उसको क्या कर सकते हो, उसके ऊपर कुछ मॉडिफिकेशन, चेंजेस या ऐड, इस तरीके की चीज़ें हम करते हैं तो हम उसको मैनिपुलेट कर रहे हैं। ठीक है, या फिर उसके ऊपर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है यहाँ पे कि C++ सपोर्ट लो लेवल मैनिपुलेशन। अब लो लेवल मैनिपुलेशन के अंदर आता है अलाउ डायरेक्ट मैनिपुलेशन ऑफ हार्डवेयर एंड मेमोरी मेकिंग इट सुटेबल फॉर अ सिस्टम प्रोग्रामिंग। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि C++ के ज़रिए आप डायरेक्टली हार्डवेयर को मैनिपुलेट कर सकते हो, मतलब हार्डवेयर को आप डायरेक्टली प्रोग्रामिंग के ज़रिए हार्डवेयर को चेंज कर सकते हो, मतलब हार्डवेयर के अंदर चेंजेस कर सकते हो, कुछ ऐड कर सकते हो, ओके, उसके बाद कुछ मॉडिफाई रिलेटेड कर सकते हो या फिर उसको कुछ ऑपरेट कर सकते हो। तो डायरेक्टली आप हार्डवेयर को ऑपरेट कर सकते हो, हार्डवेयर से डायरेक्ट कम्युनिकेशन करके C++ का यूज़ करके हार्डवेयर से डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकते हैं और हार्डवेयर का इस्तेमाल करके हमारा काम करवा सकते हैं। तो ये एक इसकी बहुत बड़ी फैसिलिटी है, क्योंकि C++ हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए कोई अदर टूल नहीं यूज़ करता है, वो खुद ही हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेट करता है। ठीक है, तो इसका मेन पर्पज़ होता है सिस्टम प्रोग्रामिंग के लिए ये बहुत सूटेबल होता है, सिस्टम प्रोग्रामिंग। अभी सिस्टम प्रोग्रामिंग क्या होता है, तो सिस्टम प्रोग्रामिंग का मतलब ये होता है कि हम हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेट करके हार्डवेयर को मैनेज करने की कोडिंग करते हैं, उसी को सिस्टम प्रोग्रामिंग कहा जाता है।
तो हार्डवेयर को मैनेज करने की कोडिंग करना मतलब क्या करना कि हम हार्डवेयर के ऊपर कोड करते हैं ताकि हम हार्डवेयर को कंट्रोल करते हैं और उस हार्डवेयर का इस्तेमाल करते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, चाहे किसी को सर्विस देनी है या किसी अदर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है, कुछ भी काम करना है तो हार्डवेयर से कम्युनिकेट करके वो काम को पूरा करना है। इस तरीके की जो सिस्टम होती है उसी को सिस्टम प्रोग्रामिंग कहा जाता है। ठीक है, तो हम जो नॉर्मली प्रोग्रामिंग करते हैं वो डेटा के ऊपर ऑपरेशन करते हैं, लेकिन डेटा के ऊपर ऑपरेशन करने के लिए ये एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग होती है। लेकिन सिस्टम प्रोग्रामिंग का मतलब ये होता है कि आप हार्डवेयर को कंट्रोल करते हैं प्रोग्रामिंग के जरिए, पूरे कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल करते हो और फिर उसको कंट्रोल करके उसका यूज़ करके आप क्या कर सकते हो, आपका प्रोग्राम रन करते हो या आपका या फिर किसी दूसरे प्रोग्राम को या फिर एक सिस्टम बना के उस हार्डवेयर से काम करवा के लेते हो। तो इस तरीके की जो भी सॉफ्टवेयर सिस्टम अगर बनानी है आपको हार्डवेयर रिलेटेड, मतलब सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए प्रोग्राम बनाना है, तो आप इसका C++ इज़ ए वेरी सुटेबल फॉर यू। क्यों? क्योंकि इसके पास वो एबिलिटी है कि वो डायरेक्टली हार्डवेयर से कम्युनिकेट करके उसको मैनिपुलेट करके हार्डवेयर से काम करवा के लगता है। मग सिस्टम प्रोग्रामिंग का एग्जाम्पल क्या है? तो जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जिसका मेन पर्पज़ है कि हमारे पूरे कंप्यूटर रिसोर्सेज को मैनेज करना, हार्डवेयर को पूरे हार्डवेयर को कंट्रोल करना और उससे काम करवा के लेना और उस हार्डवेयर की सर्विस हर एक यूज़र हो या फिर कोई दूसरा सॉफ्टवेयर हो उसको रन करने के लिए प्रोवाइड करना। तो इस तरीके की जो सिस्टम होती है उसी को सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है। उसके बाद सिस्टम सॉफ्टवेयर में आता है डिवाइस ड्राइवर्स। ये डिवाइस ड्राइवर्स जो प्रोग्राम्स होता है, ये प्रोग्राम किसी हार्डवेयर के लिए बनाया जाता है ताकि उस प्रोग्राम के ज़रिए उस हार्डवेयर को एक्सेस कर सके, कंट्रोल कर सके। तो इस तरीके के जो भी प्रोग्राम्स होते हैं ये होते हैं C++ में बनते हैं। जैसे कि तीसरा है फर्मवेयर। फर्मवेयर मतलब एक स्मॉल सॉफ्टवेयर होता है जो कि हार्डवेयर की फंक्शनलिटी को कंट्रोल करता है। तो जो भी हार्डवेयर से कांटेक्ट करने के लिए जो हमें प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है हार्डवेयर को कंट्रोल करने की, ताकि उससे बेटर तरीके से काम करवा के ले सके, इस तरीके की जो भी प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है, मतलब जो भी सॉफ्टवेयर बनाना पड़ता है, वहाँ पे C++ का यूज़ होता है। क्यों? क्योंकि C++ हैज़ द पावर टू लो लेवल मैनिपुलेशन। ठीक है, सो दैट्स अ कॉन्सेप्ट एक्चुअली। ठीक है, नाउ इसके बाद थर्ड है जेनरिक प्रोग्रामिंग। ओके, तो जैसे मैंने पहले ही बताया था, टेम्पलेट्स अलाउ राइटिंग अ फ्लेक्सिबल एंड रियूजेबल कोड। तो C++ और एक फीचर्स प्रोवाइड करता है कि आप जेनरिक प्रोग्राम कर सकते हो, मतलब ऐसा एक कोड बना सकते हो वो किसी भी टाइप के डेटा के ऊपर काम करेगा। ठीक है, और वो रीयूजेबल कोड होगा, मतलब एक ही कोड को आप बार बार यूज कर सकते हो डिफरेंट ऑपरेशन के लिए और डिफरेंट टाइप के डेटा के लिए। ठीक है, सो दीज आर द फीचर प्रोवाइड बाय द C++। उसके बाद है स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी, जिसको हम STL कहा जाता है। सो प्रोवाइड सेट ऑफ कॉमन डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम्स। तो C++ का और एक बेस्ट फीचर है कि अगर हमें C++ के अंदर प्रोग्रामिंग करनी है तो C++ हमें ऑलरेडी कुछ डेटा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है जिसका यूज़ करके हम डेटा को बेहतर तरीके से स्टोर कर सकते हैं और डेटा को निकाल सकते हैं। ओके, तो डेटा स्ट्रक्चर का बहुत बड़ा रोल होता है एप्लीकेशन डेवलपमेंट में, क्योंकि जो भी हम एप्लीकेशन बनाते हैं वो दो ही चीज़ों के ऊपर डिपेंड होता है। नंबर 1 होता है आपका डेटा और नंबर 2 होता है ऑपरेशन ऑन दैट डेटा। ऑपरेशन ऑन दैट डेटा। ठीक है, तो जो भी डेटा के ऊपर ऑपरेशन आपको करने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये दो ही चीज़ें होती है। तो डेटा जब बात आती है डेटा को, तो उसको आपको स्टोर करना पड़ता है, तो यहाँ पे यूज होता है डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, और फिर इस डेटा का जो स्ट्रक्चर है, मतलब डेटा को हमने स्पेसिफिक स्ट्रक्चर में रखा है। ओके, अब उसके ऊपर हमें ऑपरेशन करना है, तो उसके लिए यूज होता है ऑपरेशन के लिए एल्गोरिदम। ठीक है, तो एल्गोरिदम मतलब इट इज अ सेट ऑफ प्रोसेस स्टेप्स एक्शंस दैट परफॉर्म ऑन अ डेटा स्ट्रक्चर और टू सॉल्व द एनी प्रॉब्लम। ठीक है, तो आपको जो भी डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करने, जैसे कि मान लो मैंने डेटा रखा है जैसे कि हमारा एक रैक है, फॉर एग्जांपल रैक के अंदर इस तरीके से हम डेटा रखते हैं कंपार्टमेंट में। ठीक है, तो रैक क्या है? ये हो गया डेटा स्ट्रक्चर। रैक हो गया डेटा स्ट्रक्चर, क्योंकि ये हमें एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। ठीक है, और उसके अंदर हम कुछ डेटा रखते हैं, जैसे मैंने 2 3 4 5 6 इस तरीके के नंबर लिखे, तो ये मेरा डेटा है। तो मैंने डेटा को एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर में रखा है ताकि मैं इसको अच्छी तरीके से निकाल सकूँ।
अब इस डेटा को मैंने स्टोर किया, तो स्टोर करके बात तो नहीं बनेगी, हमें इसको बाहर निकालना भी चाहिए। तो जो भी डेटा हमने स्ट्रक्चर के ऊपर स्टोर किया है, उस डेटा के ऊपर हमें ऑपरेशन करना आना चाहिए, उस डेटा का यूटिलाइजेशन करना आना चाहिए, डेटा को यूज़ करना आना चाहिए। तो इसके लिए जो चीज़ यूज़ होती है उसको हम कहते हैं एल्गोरिदम। मतलब एक प्रोग्राम्स होता है और उस प्रोग्राम के अंदर वो लॉजिक होता है कि अकॉर्डिंग टू द डेटा स्ट्रक्चर वो उस तरीके से उस डेटा के ऊपर काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी हमें प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है C++ का यूज़ करके, तो C++ आपको इन बिल्ट डेटा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। ओके, जैसे कि अलग अलग डेटा स्ट्रक्चर है हमारे पास प्रोग्रामिंग के अंदर, जैसे ग्राफ है डेटा स्ट्रक्चर, उसके बाद ट्री डेटा स्ट्रक्चर है, उसके बाद है लिस्ट है, ओके उसके बाद लिंक्ड लिस्ट है। तो ये अलग अलग तरीके के डेटा के स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हम डेटा को स्टोर करते हैं। तो इस तरीके की ऑल इन बिल्ट वो डेटा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है हमें, ताकि हम हमारे हिसाब से उसको चूज़ करके उसके अंदर डेटा रख सकेंगे। और कुछ एल्गोरिदम प्रोवाइड करता है उस डेटा के ऊपर हमें ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। सो दीज आर द वन काइंड ऑफ ऑसम फीचर्स ऑफ द C++। ठीक है, उसके बाद है दीज आर द परफॉर्मेंस often used in a performance critical application due to its efficiency। तो C++ क्या बहुत इफिशियंट माना जाता है, मतलब वो डायरेक्ट हार्डवेयर से कम्युनिकेट करके हार्डवेयर से काम करवा के लेता है, इसके लिए उसको बीच में किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो वो इफिशियंटली काम करता है, मतलब उसको मेमोरी चाहिए या प्रोसेसर यूज़ करना है तो वो अपने हिसाब से उसको यूज़ कर सकता है। मतलब यहाँ पे आपको हाई परफॉर्मेंस एप्लीकेशन बनाने हैं तो आप C++ का इस्तेमाल कर सकते हो, बिकॉज C++ हैज़ अ दैट काइंड ऑफ मैकेनिज्म, दैट काइंड ऑफ फीचर्स दैट प्रोवाइड यू टू अकम्प्लिश अ टास्क। तो परफॉर्मेंस क्रिटिकल टास्क होते हैं जैसे कि जहाँ पे आपको फास्ट सिस्टम बनानी होती है, मतलब ज़्यादा लोड नहीं लेना है सिस्टम में या हैंग नहीं होनी चाहिए। तो जहाँ पे ज़्यादा परफॉर्मेंस की ज़रूरत होती है, हाई परफॉर्मेंस, वहाँ पे C++ का इस्तेमाल होता है। ठीक है, सो दीज आर द फीचर्स प्रोवाइड बाय द C++। सो बाय यूजिंग दिस फीचर वी कैन डेवलप द बेस्ट ऑफ द बेस्ट सॉफ्टवेयर सिस्टम यूजिंग a C++। ठीक है, सो राइट नाउ अंडरस्टूड, समझ में आ रहा है मेगा श्रावणी? यस सर। ओके, अब यहाँ पे देखेंगे कॉमन यूजेस। अब C++ तो हम सीख रहे हैं लेकिन इसका यूज़ क्या है ये पता नहीं है, तो कुछ बात बनती नहीं है ना। हमें जो भी चीज़ हम करने जा रहे हैं उसका यूज़ क्या है अगर यही पता नहीं, तो वो चीज़ कर सीखने के बाद भी कोई मतलब नहीं कि हम नहीं समझ पाते। क्योंकि आईटी में एक रूल है कि आप कितना भी स्किल ले लो, अगर आपको एप्लीकेशन में कन्वर्ट नहीं करने आता है तो आप किस काम के नहीं हो। ओके, अदर एजुकेशन में क्या होता है कि भाई चलो आपके पास बहुत नॉलेज है, मुझे ये पता है भारत दुनिया गोल है, चांद होता है, चांद की दूरी कितनी होती है, मंगल की दूरी कितनी होती है, सब पता है, बट अभी उसकी कोई वैल्यू नहीं है। क्यों? द पीपल वांट्स एप्लीकेशंस। भाई आपके पास कितना नॉलेज है, आई डोंट नो, आप क्या बना के दे सकते हो उसके बदले मैं आपको पैसे दे दूंगा, ये ट्रेंड है अभी। अब अगर आपको मार्केट में टिकना है, मार्केट में आपका करियर बनाना है, तो यू हैव टू फोकस ऑन द एप्लीकेशंस। मतलब वट एवर नॉलेज विल हैव इन योर हैंड, उस नॉलेज को आप एप्लीकेशन में अगर कन्वर्ट कर पाते हो तभी आपको पैसा मिलेगा और तभी आपकी ग्रोथ हो सकती है। ठीक है, तो इसके लिए आपको यूज़ होना पता होना ज़रूरी है। जैसे C लैंग्वेज आप सीख रहे हैं तो C लैंग्वेज का यूज़ क्या है ये भी आपको, C++ का यूज़ क्या ये भी पता होना ज़रूरी है। ठीक है, तो इसका कॉमन यूज़ क्या क्या है? सबसे पहला है सिस्टम कर्नल डेवलपमेंट। ठीक है, तो सिस्टम एंड कर्नल डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि आप एक सॉफ्टवेयर बनाते हो जिसके अंदर कर्नल एक कॉन्सेप्ट होता है। कर्नल मतलब एक लॉजिकली नाम दिया गया है। इस तरह का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है कि वो हार्डवेयर को कंट्रोल करता है और हार्डवेयर से काम करवा के लेता है और किसी दूसरे सॉफ्टवेयर को हार्डवेयर के ऊपर एग्जीक्यूट करने के लिए सबको रिसोर्स प्रोवाइड करता है और काम करवा के लेता है। तो उसी को कहा जाता है कर्नल। कर्नल मीन्स सॉफ्ट सिस्टम प्रोग्राम। ठीक है, अब ये कर्नल जो होता है ये ऑपरेटिंग सिस्टम में होता है। जैसे कि ये हमारा हार्डवेयर है, दिस इज आवर हार्डवेयर। सो यहाँ पे ये हमारा हार्डवेयर है। ठीक है, मतलब ये हमारा कंप्यूटर मशीन है, हम इसको कंप्यूटर या हार्डवेयर बोलेंगे, इट विल बी द बेटर।
अब हमारा मेन पर्पज़ तो एक ही है कि हमें हार्डवेयर से काम करवा के लेना है, दूसरा कोई पर्पज़ है ही नहीं यहाँ पे। अभी हार्डवेयर को काम करवा के लेना है तो हार्डवेयर से कम्युनिकेट करना है, तो इस हार्डवेयर को पूरा मैनेज करने के लिए यहाँ पे एक सिस्टम बनाया जाता है इस तरीके से हार्डवेयर को, कि वो पूरा हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेट करके हार्डवेयर को कंट्रोल करेगा और हार्डवेयर का इस्तेमाल करके काम पूरा करेगा। तो इसको कंट्रोल करने वाला जो भी प्रोग्राम होता है उसी को कहा जाता है कर्नल, कर्नल कहा जाता है। और कर्नल ये जो होता है ये नॉर्मली कंट्रोल हार्डवेयर को हमें कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो इसलिए हमें ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम ही एक प्रोग्राम होता है, वही हार्डवेयर को मैनेज करके हमें सर्विस प्रोवाइड करता है हार्डवेयर की फंक्शनलिटी यूज़ करने के लिए, ठीक है। सो दिस प्रोग्राम इज नथिंग बट द कर्नल प्रोग्राम। तो आपको हार्डवेयर को मैनेज करने के लिए कर्नल प्रोग्राम बनाने, अल्टीमेटली कर्नल आप बना रहे हो, मतलब क्या बना रहे हो, ऑपरेटिंग सिस्टम बना रहे हो, या फिर सिस्टम, इसी को सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है, क्योंकि ये सिस्टम को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एज अ हार्डवेयर, सॉरी कर्नल, ओके। ठीक है। तो अल्टीमेटली आपको ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना है तो सी प्लस प्लस का इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर कोई एनी सिस्टम प्रोग्रामिंग सिस्टम बनानी है आपको, सिस्टम म्हणजे ऐसा कोई भी सॉफ्टवेयर बनाना है जो कि सिस्टम को कंट्रोल करने वाला, तो आपको सी प्लस प्लस का यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद है उसका यूज़ है गेम डेवलपमेंट। तो जब भी अभी गेम डेवलपमेंट का बहुत सारा ट्रेंड चल रहा है, तो गेम डेवलपमेंट के लिए बहुत हाई स्पीड परफॉर्मेंस चाहिए होता है, क्योंकि गेम के अंदर बहुत सारा ग्राफिक्स यूज़ होता है, प्रोसेसर का बहुत यूटिलाइजेशन होता है, मेमोरी का यूटिलाइजेशन होता है, तो हाई परफॉर्मेंस चाहिए। तो क्योंकि एवरी गेम होता है उसके अंदर ग्राफिक्स बहुत ज़्यादा होता है, तो गेम को डेवलपमेंट करने के लिए सी प्लस प्लस ही यूज़ किया जाता है, ये एक बेस्ट माना जाता है, और इसका यूज़ करके आप बेहतर तरीके से गेम बना सकते हो, ठीक है। उसके बाद है रियल टाइम सिस्टम्स। अब रियल टाइम सिस्टम का मतलब क्या है? रियल टाइम सिस्टम का मतलब है कि ऐसी कोई भी सिस्टम है जो कि विद इन अ टाइम के अंदर काम करेगी। मतलब मुझे एग्जांपल कि मुझे 10 सेकंड अगर होते हैं तो मेरी मिसाइल लॉन्च होनी चाहिए, 10 सेकंड में ही लॉन्च होनी चाहिए, जैसे भी 10 सेकंड होते ही मिसाइल लॉन्च। तो इस टाइप का जो सिस्टम होता है उसको बोलता है रियल टाइम सिस्टम। मतलब इस तरह के सिस्टम है कि ऐसा नहीं है जैसे हमने एक मैसेज भेजा आपको और मैसेज कब कब आपको जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं, लेकिन अगर ऐसी सिस्टम है कि 10 मिनट हो गई कि मैसेज आपके पास आएगा ही आएगा, तो इस टाइप की जो भी टाइम कंस्टेंट वाली सिस्टम होती है उसी को कहा जाता है रियल टाइम सिस्टम्स, ओके। तो जैसे आपको रियल टाइम सिस्टम बनानी है, रियल टाइम सॉफ्टवेयर सिस्टम बनानी है जिसके अंदर कोई भी टास्क टाइम के अंदर कंप्लीट होता है, तो इस तरीके की जो भी सिस्टम होती है आपको डेवलप करनी है, तो हियर सी प्लस प्लस इज द बेस्ट सुटेबल लैंग्वेज फॉर टू डेवलप दिस काइंड ऑफ सिस्टम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है हाई परफॉर्मेंस एप्लीकेशन। अब हाई परफॉर्मेंस एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है? हाई परफॉर्मेंस का मतलब यही होता है कि यहाँ पे दो ही चीज़ होती है। नंबर एक, मिनिमम मेमोरी कंजप्शन, एंड नंबर दो होता है मिनिमम प्रोसेसर मिनिमम टाइम कंजप्शन। तो जो भी सॉफ्टवेयर मिनिमम मेमोरी और मिनिमम टाइम के अंदर अपना काम पूरा करता है, इस तरह का जो भी सॉफ्टवेयर को हाई परफॉर्मेंस सॉफ्टवेयर सिस्टम कहा जाता है। तो हाई परफॉर्मेंस सिस्टम अचीव करने के लिए आपको जो भी काम वो मिनिमम स्पेस यूज़ करके और मिनिमम टाइम यूज़ करके वो काम पूरा करता है, जिस टाइप का सॉफ्टवेयर उसी को हाई परफॉर्मेंस सॉफ्टवेयर कहा जाता है। तो अगर आपको हाई परफॉर्मेंस सॉफ्टवेयर सिस्टम बनानी है, एप्लीकेशन बनाने, तो सी प्लस प्लस इज द बेस्ट लैंग्वेज टू डेवलप दैट थिंग। नाउ ग्राफिक्स यूज़र इंटरफेस, जिसको हम GUI बोलते हैं, ठीक है। तो GUI का मतलब क्या है? एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, मतलब ये हमारी एक कंप्यूटर सिस्टम है। कंप्यूटर सिस्टम को हमें क्या करना है, हमें एक सॉफ्टवेयर बनाया है, लेकिन उस सॉफ्टवेयर को यूज़ करना है थ्रू द यूज़र। यूज़र उसको यूज़ करेगा, लेकिन यूज़र उसको यूज़ कैसे करेगा? उसको कोई तो एक बीच में इंटरफेस प्रोवाइड किया जाता है, और ये इंटरफेस अलग अलग टाइप के होते हैं, ओके। कोई होता है कमांड लाइन इंटरफेस होता है, जो आप कमांड देके कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकते हो या इंटरेक्ट हो सकते हो। वॉइस होता है,
उसके बाद होता है इंटरफेस, GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। मतलब दीज आर द इंटरफेस जिसका यूज़ करके यूज़र सिस्टम के साथ कम्युनिकेट करता है, सॉफ्टवेयर के साथ, ठीक है। तो उसमें से एक है GUI, मतलब ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। जैसे कि यहाँ पे मेरा एक फॉर्म है यहाँ पे, और यहाँ पे फॉर्म के अंदर मुझे सिस्टम को कुछ डेटा देना है, तो यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स है, और यहाँ पे मुझे कुछ लॉगिन करना है यहाँ पे। तो लॉगिन करने के लिए सिस्टम को कमांड देनी है, आप लॉगिन करो, तो यहाँ पे बटन दिया गया है। तो दिस इज व्हाट, दिस इज कॉल्ड एज अ GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। मतलब इसका ये हमें दिखता है ग्राफिकली, ओके। तो इसका यूज करके यूज़र इसको अगर क्लिक करेगा, इस तरीके से बटन को क्लिक करेगा, तो ऑटोमेटिकली सिस्टम लॉगिन का प्रोसेस स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप सिस्टम के साथ आपको कम्युनिकेशन करना है, एप्लीकेशन के साथ, तो आपको यूज़र इंटरफेस की ज़रूरत पड़ती है, उसके ज़रिए आप काम कर सकते हो। या फिर इंटरफेस, यूज़र इंटरफेस है, कमांड लाइन इंटरफेस है। लेकिन जैसे यूज़र इंटरफेस जो होता है, हम बटन पे क्लिक 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 काम करते हैं, तो ये बहुत ही आपको ईजी तरीके से काम करता है, ठीक है। तो अलग अलग तरीके के इंटरफेस है बहुत सारे, लेकिन GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बनाने के लिए C++ का इस्तेमाल होता है, क्योंकि ग्राफिक्स जो होता है वो ज़्यादा मेमोरी कंज्यूम करता है, ज़्यादा प्रोसेस कंज्यूम करता है, ठीक है। तो इस टाइप के GUI इंटरफेस बनाने के लिए C++ का इस्तेमाल होता है, क्योंकि C++ प्रोवाइड करता है हाई परफॉर्मेंस, ओके। तो दीज आर द कॉमन यूज केस ऑफ द C++। तो इस सिनेरियो में C++ का यूज़ होता है, ठीक है। अभी चलो इसकी बात करते हैं हिस्ट्री की, थोड़ी हिस्ट्री भी देखेंगे C++ की। ये कौन है, कहाँ से आया है, इसका आधार कार्ड क्या है, पैन कार्ड क्या है, सारी चीज़ें देखेंगे। अब मान लो यहाँ पे इसकी हिस्ट्री, इट इज़ डेवलप्ड बाय बी जर्नेस ट्राउस्ट्रूप एट बेल लैब इन 1979। तो ये लैंग्वेज एक बेल लैबोरेटरी है जिसके अंदर बनाई गई है 1979 को, और इसका बनाने वाला जो इंसान है, दिस इज कॉल्ड एज अ बी जर्नेस ट्राउस्ट्रूप, ओके। सो दीज आर द इन्वेंटर और क्रिएटर। तो इसने इस लैंग्वेज को क्या करा है, डेवलप किया है, बनाया है, ठीक है। नाउ उसके बाद इनिशियली कॉल्ड C विथ क्लासेस, रिनेम्ड टू C++ इन 1983। तो ये लैंग्वेज जब बनी थी तो उसका नाम था C विथ क्लासेस, क्योंकि ये C लैंग्वेज इसके अंदर है ना, उसके खुद के भी फीचर्स लॉन्च किए गए। तो इसका पहला नाम था C विथ क्लासेस, लेकिन बाद में उसको रिनेम करके C++ रखा गया 1983 में, ठीक है। तो इसका उन्होंने नामकरण किया है। उसके बाद यहाँ पे है कंटिन्यूसली अपडेट द न्यू स्टैंडर्ड्स। अब C++ जब बना था तो वहाँ पे कुछ अलग अलग स्टैंडर्ड होते थे, उसके हिसाब से फीचर्स लॉन्च हुए थे। जैसे जैसे आगे आगे C++ का इवेल्यूएशन होता गया, उसके अंदर अलग अलग वर्जन लॉन्च होते गए, जैसे C11, C14, C17, C20। तो इसके अंदर अलग अलग मैकेनिज़्म आए हैं, अलग अलग वर्किंग स्टाइल आई है, अलग अलग फीचर्स लॉन्च हुए हैं। तो दीज आर द अपग्रेड हुआ है C++, ठीक है। तो C++ के इस तरह के वर्जन भी लॉन्च हो चुके हैं, और अक्रॉस दी जैसे जैसे दिन जा रहे हैं वैसे वैसे C++ को भी अपग्रेड किया जा रहा है, ठीक है। सो दीज आर द हिस्ट्री इज इनफ फॉर यू, इसके अंदर ज़्यादा कुछ देखने की ज़रूरत है। अब चलो बात करते हैं एडवांटेजेस की, क्योंकि हमारे रियल लाइफ में सब चीज़ें एडवांटेजेस पे ही चल रही है, हर कोई एडवांटेजेस की बात करता है। मैं कोई ये काम करूँ तो मेरा क्या फ़ायदा, तेरा क्या फ़ायदा। तो जैसे C++ सीख के इसके अंदर मैं करियर करना चाहता हूँ तो मेरा क्या फ़ायदा है, क्या फ़ायदा हो सकता है C++ सीख के, C++ प्रोग्रामिंग करके आपको क्या फ़ायदा मिल सकता है, तो ये यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो इसका एडवांटेज है यहाँ पे, फ्लेक्सिबिलिटी, सूटेबल फॉर वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन। अगर C++ का इस्तेमाल करते हो आप, तो आप वाइड रेंज ऑफ, मतलब अलग अलग लेवल की एप्लीकेशन आप बना सकते हो। GUI एप्लीकेशन बना सकते हो, नेटवर्क एप्लीकेशन बना सकते हो, गेम डेवलप कर सकते हो, सिस्टम सॉफ्टवेयर बना सकते हो, एम्बेडेड सिस्टम बना सकते हो। मतलब अलग अलग तरीके के सॉफ्टवेयर आप इसके अंदर बना सकते हो इसका यूज़ करते। तो ये एक इसकी फ्लेक्सिबिलिटी है, ओके। तो ये एक इसका बहुत बड़ा एडवांटेजेस है। उसके बाद यहाँ पे इफ़िशियंसी, डायरेक्ट एक्सेस टू द हार्डवेयर एंड सिस्टम रिसोर्सेज। तो इसके अंदर इफ़िशियंसी है, मतलब ये डायरेक्टली सिस्टम के रिसोर्स को कम्युनिकेट करके उनसे बात करके काम करवा के लेता है। इसको किसी इंटरमीडिएट की ज़रूरत नहीं कि मैं तुझे बोलूँ और तू उसको बोल दे। जैसे आपको प्राइम मिनिस्टर PM है मोदी से बात करने के लिए डायरेक्ट नहीं कर सकते, पहले उसके PA से बात करना पड़ता है, फिर मोदी से बात करना पड़ता है। तो ये क्या हो गया, ये इतना एफिशिएंट नहीं।
अगर आप डायरेक्टली मोदी से बात कर सकते हो तो ये इफिशियंट है। तो सी प्लस प्लस इसी तरीके से डायरेक्ट हार्डवेयर से कम्युनिकेट करता है कि भाई ये काम करना है, ये करो तुम, ओके, उसको किसी और की ज़रूरत नहीं है। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज अ इफिशियंट। ठीक है, नाउ उसके बाद रिच लाइब्रेरीज, यहाँ पे रिच लाइब्रेरीज, एक्सटेंसिव स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फॉर वेरियस टास्क। अब क्या होता है कि हम जो भी लैंग्वेज चूज़ करते हैं वो लैंग्वेज के अंदर ऑलरेडी प्रोग्राम बना के रखे वाले होते हैं कि आपको यूज़ करना है, ये काम करना है तो ये उठाओ और उसका यूज़ करो, काम ख़त्म। तो आपको ज़रूरत नहीं कि खुद उस प्रोग्राम को डेवलप करने की। जैसे मान लो कि आप जूस बनाना चाहते हो, तो आपको क्या करना है, जूस बनाने के लिए आपको चाहिए मिक्सर, ग्राइंडर, पतीला। तो आप मिक्सर खुद बना के बैठोगे तो डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो आपको ऑलरेडी कोई मिक्सर ला के देगा तो आप सिर्फ उसका यूज़ करोगे। तो इसी तरीके से सी प्लस प्लस के अंदर ऑलरेडी प्रोग्राम्स प्रोवाइड किए हैं, उसका सिर्फ यूज़ करके आपको काम करना है, आपके जो काम करना है वो। लेकिन उसके स्टैंडर्ड प्रोग्राम दिए वाले कि जनरली उस प्रोग्राम का इस्तेमाल करके आप डायरेक्टली काम कर सकते हो। जैसे मान कि आपको किसी स्क्रीन पे मैसेज प्रिंट करना है, तो आप प्रिंट करने के लिए कुछ ज़्यादा कोडिंग करते नहीं बैठना है, डायरेक्ट सी प्लस प्लस एक फंक्शन प्रोवाइड करता है, उसको यूज करो और प्रिंट करो। सो इस टाइप की जो भी रिसोर्सेस होते हैं उसी को कहा जाता है लाइब्रेरीज। इस टाइप के प्रोग्राम्स होते हुए उसी को कहा जाता है लाइब्रेरीज। और ये जो लैंग्वेज जितनी ज़्यादा लाइब्रेरी प्रोवाइड करता है उतना उस लैंग्वेज के अंदर हम फास्ट डेवलपमेंट कर सकते हैं और वो लैंग्वेज पॉपुलर बनता है। जैसे पाइथन, मशीन लर्निंग और एआई के ऑलरेडी इनबिल्ट प्रोग्राम उसके अंदर बना के रखे हैं, ताकि एआई रिलेटेड एप्लीकेशन बनाने के लिए यूज़र को ज़्यादा लॉजिक लगाने की ज़रूरत नहीं हो, इनबिल्ट चीज़ें उठाएगा और ऐप बनाएगा। ठीक है, तो दैट्स इज वन एक यूज एडवांटेज ऑफ सी प्लस प्लस। ठीक है, अब चलो जहाँ पे एडवांटेज है वहाँ पे डिसएडवांटेज भी होते हैं, एक नाने की दो साइड भी होती है। तो डिसएडवांटेजेस हर एक चीज़ के होते हैं, ओके, ऐसा नहीं कि सिर्फ बेचारे सी प्लस प्लस का डिसएडवांटेजेस है, हमारे भी है, सबके ही है। तो डिसएडवांटेज क्या क्या है सी प्लस प्लस के? तो पहला डिसएडवांटेज है कॉम्प्लेक्सिटी। सी प्लस प्लस एक कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज माना जाता है। बेसिकली जो बिगिनर्स है वो इसको सीखना चाहते हैं, उसके अंदर कुछ कॉन्सेप्ट है, वो कॉम्प्लेक्स है कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये अल्टीमेट है। सी प्लस प्लस के अंदर बहुत सारे फीचर्स है, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट थोड़े से डिफ़िकल्ट है, थोड़ी लैंग्वेज कॉम्प्लेक्स मानी जाती है। तो ये इसका एक एडवांटेज है, डिसएडवांटेज, जहाँ पे थोड़ा सा आप लर्निंग करो आपका क्या होता है नीचे जा सकता है। ठीक है, लर्निंग करो। उसके बाद मैनुअल मेमोरी मैनेजमेंट। अब सी प्लस प्लस के अंदर क्या है कि ऐसा कोई इनबिल्ट मैकेनिज्म नहीं है कि आप कुछ भी काम करके रखो और बाद में सी प्लस प्लस उसको ठीक करके रखेगा। नो, आप जो भी काम करने जा रहे हो सी प्लस के अंदर, मतलब कोई भी रिसोर्स आप अलोकेट करते हो, कोई मेमोरी यूज़ करते हो, तो आपको खुद को काम होने के बाद वो मेमोरी रिलीज़ करनी होती है, हाँ, रिसोर्सेस। लेकिन अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर एक फीचर आया है जिसे को हम बोलते हैं गार्बेज कलेक्शन। ठीक है, तो ये होता है गार्बेज कलेक्टर फीचर, कलेक्टर, जो कि जावा के अंदर है, गोलैंग के अंदर है, पाइथन के अंदर है। अभी नए नए लैंग्वेज के अंदर इनबिल्ट कुछ फीचर्स होते हैं कि वो इनबिल्ट मेमोरी मैनेजमेंट करता है, इनबिल्ट रिसोर्स हैंडलिंग करता है। लेकिन सी प्लस प्लस के अंदर ऐसा कुछ इनबिल्ट नहीं है, सारी चीज़ आपको खुद मैन्युअली करनी है। अगर आपने कुछ गलती की तो आप ही निपटाओ, हम नहीं करेंगे। तो ये एक इसका डिसएडवांटेजेस है, क्योंकि आप गलती से कोई रिसोर्स एलोकेट करते हो, मेमोरी एलोकेट करते हो और उसको रिलीज़ करना भूल जाते हो काम होने के बाद, तो वो मेमोरी एलोकेट ही होती है और उसका प्रॉब्लम ये होता है कि एरर आ सकते हैं, मेमोरी लीक, मतलब आपकी रिसोर्स अनवांटेड कंज्यूम होते होंगे और किसी दूसरी प्रोसेस को रिसोर्स नहीं मिलेंगे, ताकि दूसरा भी सॉफ्टवेयर नहीं चलेगा सिस्टम के अंदर। तो इस तरीके के क्या होता है, रिसोर्स लीक के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो ये एक डिसएडवांटेजेस है। सो फाइनली यहाँ पे देखेंगे, कंक्लूजन की बात करें, जितना कुछ हमने यहाँ पे देखा है, कंक्लूजन का, इसका फाइनल कंक्लूजन तो निकलना चाहिए कि भाई कोई भी मीटिंग या कोई चीज़ सक्सेस तभी होती है जब इसके अंदर कुछ कंक्लूजन निकलता है, और कंक्लूजन नहीं निकलता है तो इट इज़ अ वेस्टेज ऑफ टाइम, वेस्टेज ऑफ डिस्कशन। ठीक है, तो ऑलवेज ट्राई टू कैरिड आउट द कंक्लूजन। तो कंक्लूजन ये है कि C++ इज वाइज इन इंडस्ट्री वेयर परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी आर क्रिटिकल। तो C++ वाइडली यूज़ होता है इंडस्ट्री के अंदर, लेकिन कहाँ पर यूज़ होता है, जहाँ पे परफॉर्मेंस की ज़रूरत होती है, एफिशिएंसी क्रिटिकल एप्लीकेशन होते हैं जहाँ पे हाई परफॉर्मेंस चाहिए, हाई एफिशिएंसी चाहिए, ओके, इस तरीके की जो रिक्वायरमेंट है उस टाइप के एप्लीकेशन
बनाने के लिए जो इंडस्ट्री काम करती है वो सी प्लस प्लस से काम करती है। जैसे इंडस्ट्री सच एज गेम डेवलपमेंट इंडस्ट्री है, सिस्टम प्रोग्रामिंग इंडस्ट्री है जो डिवाइस ड्राइवर बनाती है, ऑपरेटिंग सिस्टम बनाती है, एंड एप्लीकेशन रिक्वायर रियल टाइम प्रोसेसिंग। मतलब आपको गिवन टाइम के अंदर कुछ टास्क कंप्लीट करना है, इस तरीके की जो भी प्रोसेसिंग करनी होती है विद इन अ टाइम में, तो इस तरीके के सिस्टम बनाने के लिए आपको सी प्लस प्लस का इस्तेमाल होता है। ठीक है, सो दीज आर द ऑल अबाउट द सी प्लस प्लस। दिस इज़ आवर फर्स्ट लेक्चर ऑफ सी प्लस प्लस एंड इसके अंदर हमने ये सारी चीज़ें देखी है सी प्लस प्लस के अंदर। ठीक है, सो ये आज के लेक्चर में हमने ये पॉइंट कवर किए। जैसे ये हमारा फर्स्ट लेक्चर था, इट इज़ द इंट्रोडक्शन टू सी प्लस प्लस। तो इसके अंदर हमने देखा है व्हाट इज़ द सी प्लस प्लस, फिर उसके जो कॉन्सेप्ट है ये सारे कॉन्सेप्ट देखे हैं हमने, उसके की फीचर्स देखे हैं, इसका कॉमन यूज़ कहाँ होता है, इसकी हिस्ट्री भी देखे हमने, इसके एडवांटेजेस एंड इसके डिसएडवांटेजेस भी देखे हमने। ओके, और इसका फाइनल कंक्लूजन भी देखा है। ठीक है, तो दिस इज़ आवर फर्स्ट लेक्चर ऑफ सी प्लस प्लस एंड यहाँ पे इतना इनफ है आपको सी प्लस प्लस स्टार्ट करने के लिए। अब इसके आगे जो चलेगा वो चलेगा आपका पूरा सी प्लस प्लस के अलग अलग मैकेनिज़्म हम पढ़ेंगे, अलग अलग चीज़ें सी प्लस प्लस की सीखेंगे हम कि किस तरीके से सी प्लस प्लस काम करता है, किस तरीके से उसके अंदर कोडिंग की जाती है। तो ये सारी चीज़ें बाद में सी प्लस प्लस के अंदर हम देखेंगे कोडिंग के ज़रिए। ठीक है, ओके, तो how is today's experience, Mega? Sorry, Akshata, yeah. Yes, your name is Akshata. Here is Mega is displaying here. Akshata. तो अक्षता, क्या आज का जो लेक्चर हुआ है इसके ऊपर क्या आपका क्या फीडबैक है अभी, बिकॉज इट इज़ योर फर्स्ट लेक्चर? सर आज है I will keep हॅलो अक्षता, आवाज नाही येते तुझा, ब्रेक होते वय, I will ask you. आवाज येत नाहीये, मराठीतून बोलू शकते, काही प्रॉब्लेम नाही. हॅलो, ओके श्रावण, आता वॉइस ब्रेक होते, हाँ येतोय थोडा, बोला श्रावण. हाँ सर आज फर्स्ट लेक्चर असल्यामुळे थोडं कन्फ्युजन आहे. ओके, कन्फ्युजन काय आहे? मी थोड्या वेळाने अजून विचारू शकते ना तुम्ही? कोई प्रॉब्लम नहीं, आप जो चाहे वो पूछ सकते हैं. सर कर्नल डेवलपमेंट